हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट अफेयर्स की न्यूज को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही इस सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी की प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों या आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है। इनके सही उत्तर सेशन की समाप्ति के बाद हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं और इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। अब आइए करते हैं शुरुआत। पहली खबर जुड़ी है वर्तमान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन से। भारत सरकार का यह ऐतिहासिक विधायी कदम देश की चुनाव प्रक्रिया को पुनर्परिभाषित करने के लिए उठाया गया है। यहां हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए गए दो महत्वपूर्ण विधेयकों और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर उनके प्रभाव की। बीते 17 दिसंबर को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक संविधान संशोधन विधेयक जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने के लिए है और दूसरा एक परिणामी विधेयक जो केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए प्रासंगिक अधिनियमों में संशोधन करके वहां भी एक साथ चुनाव कराने में सक्षम बनाता है। इसे ही वन नेशन वन इलेक्शन पहल के रूप में संबोधित किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि ये दो प्रस्ताव आखिर में क्या हैं। यदि ये विधेयक कानून बन जाते हैं तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 जो भारत में एक चुनाव प्रक्रिया व उनके आयोजन कराए जाने के संदर्भ में ऐतिहासिक बदलाव का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य संविधान के 3 अनुच्छेदों यानी अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 327 संशोधन करना और एक नई धारा अनुच्छेद 82A जोड़ना है। इस नए प्रावधान का उद्देश्य एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। अनुच्छेद 82A 1 से 6 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान करता है। हालांकि इसमें यह प्रावधान भी शामिल है कि यदि चुनाव आयोग इस तथ्य से आश्वस्त है कि कुछ राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं हो सकते तो उन्हें टाला जा सकता है। समकालिक चुनावों के लिए तालमेल बैठाने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाती है तो मध्यावधि चुनाव के माध्यम से बनी नई लोकसभा या विधानसभा केवल पूर्ववर्ती कार्यकाल की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। यानी मान लीजिए कि लोकसभा अपने कार्यकाल के 3 वर्ष और 3 महीने बाद भंग हो जाती है तो अगला चुनाव केवल उस लोकसभा के लिए होगा जो 21 महीने तक कार्य करेगी। अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल और विघटन को परिभाषित करते हैं। विशेष रूप से अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो नए सदन को भंग किए गए सदन का निरंतर हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही लंबित विधेयक स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यह विधेयक अनुच्छेद 327 में भी संशोधन का प्रस्ताव करता है जो संसद की शक्ति को समकालिक चुनाव कराने तक विस्तारित करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पहल महत्वाकांक्षी है लेकिन इसके लिए सावधानी पूर्वक क्रियान्वयन की आवश्यकता है क्योंकि इसके तार्किक और वित्तीय प्रभाव बहुत व्यापक हैं। मौजूदा अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद समय समय पर संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन या सदन के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के समुचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी अन्य मामले शामिल हैं। संशोधन में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन शब्दों के बाद एक साथ चुनाव कराना शब्द जोड़ने का प्रस्ताव है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एक साथ चुनाव अभी तक केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए हैं, न कि नगर निगमों के लिए। वही मंत्री मेघवाल द्वारा पेश किया गया दूसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें दिल्ली और जम्मू कश्मीर शामिल हैं में समकालिक चुनावों के लिए संशोधन पर केंद्रित है। यह कदम प्रस्तावित ढांचे में सभी क्षेत्रों को शामिल करना सुनिश्चित करता है।
प्रस्तावित नियमों के तहत चुनाव आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह चुनावों के समन्वयन, अप्रत्याशित देरी के प्रबंधन और मध्यावधि चुनाव के दौरान सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करेगा। संविधान संशोधन विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर जारी एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू कर सकते हैं और अधिसूचना की यह तिथि नियत तिथि कहलाएगी। लोकसभा की पहली बैठक की सबसे प्रारंभिक तिथि 2029 में होगी और अगला चुनाव चक्र 2034 में होगा। यह मानते हुए कि 18वीं और 19वीं दोनों लोकसभाएं अपना कार्यकाल का 5 साल पूरा कर चुकी होंगी। संसद में संविधान संशोधन को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत 2 शर्तें पूरी करनी चाहिए जो संशोधन करने की शक्ति देती है। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आधे लोगों की संशोधन के पक्ष में मतदान करना होगा। दूसरा, सभी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में मतदान किए हुए होने चाहिए। प्रस्तावित संशोधन का ढांचा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। इस समिति ने इस वर्ष की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें शासन प्रशासन में बार-बार व्यवधान और चुनावी बोझ को कम करने के लिए समकालिक चुनावों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकार को लगभग 10,000 करोड़ की बचत हो सकती है। जहां एक ओर ये विधेयक देश भर में चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने व इसमें होने वाले खर्चों को कम करने का उद्देश्य रखते हैं, वहीं आलोचकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव संघीय संरचना को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि यह चुनाव कार्यक्रमों का केंद्रीकरण करेगा। इसके अलावा मध्यावधि विघटन और मौजूदा कार्यकालों के तालमेल जैसी व्यावहारिक चुनौतियों की मजबूत समाधान की अभी आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी साल यानी 2024 की आईएएस की मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 में पूछे गए इस सवाल से लगाया जा सकता है। सवाल था, विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण। अभी हमने वन नेशन वन इलेक्शन के विभिन्न पहलुओं पर समग्र रूप से चर्चा करी। सरकार इसे सुधारवादी कदम बता रही है तो विपक्ष इसे संघीय ढांचे पर हमला करार कर रहा है। समाचार यह है कि लोकसभा में इस विधेयक पर सरकार को बहुमत नहीं मिला। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के गठन का प्रस्ताव रखा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। लोकसभा में प्रस्तुत किए गए इन विधेयकों ने देश की राजनीतिक दिशा पर सवाल खड़े किए हैं। संविधान के 129वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। संघ शासित प्रदेश संशोधन विधेयक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव रखता है। 90 मिनट तक चली इस बहस के बाद इन विधेयकों पर मतदान हुआ। 269 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया जबकि 198 ने इसका विरोध प्रकट किया। हालांकि सरकार ने इस हेतु व्हिप भी जारी किया था, जिसके तहत सभी सदस्यों को मतदान के समय किसी भी हाल में सदन में उपस्थित होकर मतदान में शामिल होना था। सरकार का पक्ष यह उम्मीद करता है कि उसके सभी सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करेंगे। वर्तमान सरकार में बीजेपी के पास कुल 272 सदस्य होने के बावजूद केवल 269 का समर्थन मिलना पार्टी के लिए चिंता का विषय है। हालांकि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि यह विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि यह कानून किसी भी रूप में संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का पृथक्करण और धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेंगे। सरकार का यह तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च में कमी आएगी, बार-बार चुनाव से शासन में आने वाली बाधाएं कम होंगी तथा नीतिगत स्थिरता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने व्यापक चर्चा के लिए इसे जेपीसी के पास भेजने की आवश्यकता पर जोर दिया है। लेकिन यह जेपीसी क्या है, इसका गठन कैसे होता है और यह काम कैसे करती है, आइए विस्तार से समझते हैं। संयुक्त संसदीय समिति, जिसे जेपीसी कहा जाता है, संसद का एक शक्तिशाली उपकरण है जो जटिल मुद्दों की गहन जांच के लिए गठित की जाती है। यह समिति विधेयकों के अध्ययन से लेकर वित्तीय अनियमितताओं जैसे विवादास्पद मामलों की जांच तक करती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं और सत्ताधारी दलों व विपक्ष का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। यह समिति स्थायी नहीं होती। जब इसका कार्यकाल समाप्त होता है या इसका काम पूरा हो जाता है तो इसे भंग कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस साल वक्फ संशोधन विधेयक और 2019 के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की जांच के लिए जेपीसी गठित की गई थी।
इसके अलावा वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए भी जेपीसी का उपयोग होता है, जैसे शेयर बाजार घोटाले की जांच। जेपीसी का गठन तब होता है जब एक सदन में प्रस्ताव पारित होता है और दूसरा सदन उसे स्वीकृत करता है। इसके सदस्यों की संख्या और नाम संसद द्वारा तय किए जाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों की जांच के लिए गठित जेपीसी में 31 सदस्य होंगे, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे। इस समिति में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, भाजपा के अनुराग सिंह ठाकुर और एनसीपी की सुप्रिया सुले और प्रमुख नेता शामिल होंगे। हम जानते हैं कि जेपीसी के पास कई सारी शक्तियां होती हैं, जैसे दस्तावेजों का अध्ययन करना, लोगों को समन भेजकर सवाल जवाब करना, सरकार को रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करना। हालांकि जेपीसी की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन इनका सरकार पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर 2001 के शेयर बाजार घोटाले की जांच करने वाली जेपीसी ने वित्तीय सुधारों की सिफारिश की, जिसके बाद कई नीतिगत बदलाव हुए। जेपीसी की कार्यवाही गोपनीय होती है, सिवाय उन मामलों के जो सार्वजनिक हित में हों। किसी दस्तावेज को राज्य की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह मानकर सरकार उसे साझा करने से मना कर सकती है। जेपीसी की सिफारिशें कानूनन बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन ये लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आइए जानते हैं कि अब तक किन बड़े मामलों पर जेपीसी का गठन किया गया है। वर्ष 2001 का शेयर घोटाला, जिसमें जेपीसी ने वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा और नियामक सुधार की सिफारिश की। 2011 का स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ा मामला, जिसमें जेपीसी ने दूरसंचार लाइसेंसों की कीमत निर्धारण की और आवंटन की जांच की, तथा 1987 का बोफोर्स मामला, जिसमें समिति ने रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की सिफारिश की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों पर गठित जेपीसी को अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक प्रस्तुत करना है। यह समिति एक साथ चुनाव कराने की व्यावहारिकता और इसके प्रभावों का विश्लेषण करेगी। पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्षी दलों के 60 सांसदों ने सभापति की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उच्च सदन में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में पहला अवसर है कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ यह नोटिस जारी हुआ है। राजनीतिक रूप से सक्रिय नागरिक के रूप में आपके मस्तिष्क में प्रश्न निश्चित रूप से उठना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र की इस अद्वितीय राजनीतिक परिस्थिति के मूल में क्या कारण निहित हैं। क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उच्च सदन में अपनी वास्तविक संवैधानिक शक्तियों से इतर गैर संवैधानिक व्यवहार अथवा संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, या क्या वर्तमान विपक्ष, जिसे पिछले 10 सालों के बाद जाकर दुरुस्त विपक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ है, मात्र राजनीतिक लाभ के लिए अपनी सीमा से परे जाकर संवैधानिक व संसदीय प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा आपके मन में यह भी प्रश्न उठना जरूरी है कि यदि सभापति धनखड़ व विपक्ष दोनों ही विमर्श की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कार्य करना चाहते हैं, तो यह स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई। इस मामले के राजनीतिक पर्याय भी हों, किंतु लोक सेवा आयोग को आगामी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं में आपसे एक नए प्रकार का प्रश्न पूछने का अवसर जरूर मिल गया है। आइए समझते हैं इस विवाद को, इसके संभावित परिणाम व संवैधानिक प्रावधानों को। गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने सभापति व पक्षपात करने वाले वक्ताओं को अनावश्यक टोकने और विशेषाधिकार प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ने बतौर सभापति विपक्षी दलों को सरकार का विरोध करने या आवश्यक मुद्दे उठाने के पर्याप्त अवसर व अधिकार से वंचित किया है। वे सत्ता पक्ष के एजेंट व प्रशंसक की तरह बर्ताव करते हैं। इसके अलावा संसद में नियम 267 के अंतर्गत बहस की विपक्ष द्वारा मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले भी विपक्षी सांसदों के साथ विवादों के घेरे में रहे हैं। इस प्रस्ताव के संभावित या यूं कहें कि निश्चित परिणाम के रूप में यह प्रस्ताव उच्च सदन में पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या में सदस्य संख्या उपलब्ध नहीं है। इस प्रस्ताव के पारित होने के लिए सदन में आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत या साधारण बहुमत की बाध्यकारी अनिवार्यता होती है। इसके अलावा इस प्रकार की कार्यवाही का प्रस्ताव सभापति को 14 दिन पूर्व ही प्राप्त हो जाना चाहिए। चूंकि 2024 का यह शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए इस प्रस्ताव पर होने वाली कोई भी कार्यवाही अब बजट सत्र में ही शुरू हो सकेगी। इससे पहले 2020 में तत्कालीन राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 14 दिनों के नोटिस नियम का पालन न होने के कारण डिप्टी चेयरमैन हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया था। इस मामले से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 और 64 में किया गया है। जहां अनुच्छेद 63 इस पद के प्रावधान से संबंधित है, वहीं अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और इस दौरान वह कोई भी लाभ का पद नहीं धारण करेगा।
वहीं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 67 में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 67A में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। इसके अलावा अन्य स्थिति के लिए अनुच्छेद 67B में व्याख्या दी गई है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा जो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। किंतु ऐसा कोई संकल्प तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना न दी गई हो। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 92 के अंतर्गत संविधान कहता है कि इस प्रक्रिया के दौरान सभापति न तो सदन में पीठासीन होगा और न ही वह मतदान कर सकेगा, किंतु उसे प्रक्रिया में बोलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रस्ताव सत्रावसान के बाद भी अमान्य नहीं होता है और इसे अगली संसदीय बैठक या विशेष सत्र में फिर से उठाया जा सकता है। इस प्रस्ताव की वैधता सुनिश्चित करने के लिए संसद के दोनों सदनों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। संविधान के प्रावधान बतलाते हैं कि राष्ट्रपति के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर पदासीन व्यक्ति के क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं। ऐसे में यदि इस प्रकार का प्रस्ताव सांकेतिक रूप से ही सही विपक्ष द्वारा लाया गया है तो निश्चित रूप से उच्च सदन में विपक्ष व सभापति के मध्य असहमति ने व्यापक रूप लिया होगा। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार लोकतंत्र के लिए सुचारू संचालन के लिए क्या कदम उठाती है। दिव्यांगता किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य सभी देश इस समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसी संदर्भ में 3 दिसंबर 2024 को विश्व दिव्यांगता दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी सतत एवं समावेशी भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना, या एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। वैश्विक संदर्भ में यदि बात करें तो विश्व भर में दिव्यांगता और उससे संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए अनेक नीतियां और योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। हालांकि इन सभी अथक प्रयासों के बावजूद विश्व की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा आज भी दिव्यांगता और उनसे संबंधित समस्याओं से ग्रसित है, जो उन्हें स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व के अवसरों से वंचित करता है। इन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में शारीरिक, सामाजिक और तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उन्हें नीति निर्माण और निर्णय लेने की नेतृत्व प्रक्रियाओं से दूर रखा जाता है। ये समस्याएं न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को सीमित करती हैं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी हतोत्साहित करती हैं। यदि दिव्यांगता के संदर्भ में भारत की बात करें तो भारत में 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांग आबादी में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला। 2001 में दिव्यांग आबादी 26.81 मिलियन थी, जो 2011 में घटकर 21.90 मिलियन हो गई। भारत की कुल दिव्यांगता दर में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। पुरुषों में दिव्यांगता की दर महिलाओं की तुलना में अधिक रही, हालांकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत अधिक रहा। तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां दिव्यांग महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। भारत में प्रचलित दिव्यांगता के प्रकारों में लोकोमोटर दिव्यांगता का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमशः चलने फिरने की, मानसिक, बोलने की और सुनने संबंधी दिव्यांगता आती हैं। राज्यों के संदर्भ में क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दिव्यांग जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया गया है। 2001 से 2011 के दशक में गोवा, मणिपुर, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में दिव्यांग जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। शैक्षिक स्तर पर दिव्यांग आबादी में साक्षरता दर 2001 में 50.7 से बढ़कर 2011 में 55.4% हो गई। पुरुष और महिला दोनों के बीच साक्षरता और उच्च शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है। प्राथमिक स्तर से कम शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत 7.1 तक कम हुआ है, जबकि माध्यमिक और स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत क्रमशः 3.4 और 2.5 बढ़ा है। राज्यों के बीच चंडीगढ़, मणिपुर और आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त दिव्यांगों का प्रतिशत सबसे अधिक था, जबकि उत्तरी पूर्वी राज्यों और केरल में यह कम रहा है। समय के साथ दिव्यांग व्यक्तियों की शैक्षिक स्थिति और साक्षरता में सुधार हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21A और 41 आदि में दिए गए प्रावधान दिव्यांगों के लिए भी समान रूप से उपलब्ध हैं। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 की धारा 26 में दिव्यांग बच्चों को 18 वर्षों की उम्र तक मुफ्त
और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सक्षम सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजनों को अन्य लोगों के समान चल या अचल संपत्ति का स्वामित्व या उत्तराधिकार प्राप्त करने, अपने वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखने या बैंक ऋण और अन्य प्रकार के वित्तीय ऋण तक पहुंच का अधिकार हो। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 1985 से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांग समुदाय की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र यानी RRTC की स्थापना और 1987 में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर फॉर डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन यानी NICDR का गठन शामिल है। इसके बाद राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण परिषद और राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास नियम जैसे संस्थानों की शुरुआत हुई, जो दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए समर्पित हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों को सेवा और सहायता प्रदान करना है। इन सेवाओं में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा पुनर्वास और सामाजिक अवसरों का सृजन करना शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और समाज के उत्पादक सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग कर सकें और समाज के साथ प्रभावी रूप से जुड़ सकें। हम सभी जानते हैं कि निर्णय लेने की समावेशी प्रक्रिया नीतिगत प्रणालियों को न केवल अधिक सुलभ बनाती है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को समझने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सक्षम बनाती है। पर्याप्त नेतृत्व के अभाव व अवसरों की समानता के संदर्भ में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी कहा था कि दिव्यांग लोग विकासशील दुनिया में न केवल वंचित इंसान हैं, बल्कि वे सबसे अधिक उपेक्षित भी हैं। इसलिए WHO का मानना है कि वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और समानता युक्त समावेशी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना अनिवार्य है। यह उद्देश्य केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समावेशी और स्थायी स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। WHO का लक्ष्य है कि दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसा प्रतिनिधित्व मिले जो उन्हें जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं में वास्तविक प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करें। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पर भेदभाव से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि पिछले लगभग एक दशक में वर्तमान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण SC/ST अधिनियम के तहत सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सामाजिक न्याय मंत्री ने सदन के पटल पर आंकड़ों की एक सूची प्रस्तुत करते हुए सदन को बताया है कि इस वृद्धि के पीछे का प्रमुख कारण लोगों के बीच बढ़ती जागरूकता, व्यापक प्रचार प्रसार और पुलिस कर्मियों की सक्रिय भागीदारी व क्षमता निर्माण है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सदन को बताया है कि 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के 67,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2013 के बाद से इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है। कुल दर्ज मामलों में से तकरीबन 57,582 मामले अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार के संबंध में दर्ज किए गए, जबकि 10,064 मामले अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार से संबंधित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भेदभाव व अत्याचार के संदर्भ में दर्ज ये मामले व इनमें हुई वृद्धि की सराहना योग्य है, जिनका उल्लेख स्वयं भारत सरकार में सामाजिक मंत्री द्वारा लोकसभा में किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि ये आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से वंचित SC/ST वर्ग के लोगों को आधुनिकता, तकनीकी विकास, जागरूकता और अधिकार आदि से इतने वंचित रखा गया है कि वे या तो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को दर्ज नहीं करा पाते हैं या फिर इन अत्याचारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के दर्ज मामलों के आंकड़ों में वृद्धि अच्छे संकेत हैं। NCRB द्वारा प्रस्तुत इन आंकड़ों की सहायता से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हो रहे अत्याचार व उनका सामना कर रहे लोगों को चिन्हित करने तथा इससे मुक्ति दिलाने में सरकार को मदद मिलेगी। प्रश्न के अगले भाग में सदन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भेदभाव के संदर्भ में आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया था। इसके जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भेदभाव के बारे में आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते। हालांकि उन्होंने बताया कि सरकार तथा संबंधित संस्थानों द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव कम करने हेतु SC/ST सेल, समान अवसर सेल,
छात्र शिकायत सेल की स्थापना और संपर्क अधिकारी नियुक्त करने जैसे व्यापक एवं प्रभावी प्रयास निरंतर जारी हैं। आगे उन्होंने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 का जिक्र करते हुए कहा है कि इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू की गई हैं और SC/ST समुदाय के विरुद्ध अत्याचारों के त्वरित समाधान हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन व अन्य तकनीकी उपाय किए गए हैं। आइए जानते हैं कि SC/ST अत्याचार निवारण संबंधी कौन कौन से कानूनी और संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसी भी रूप में अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है और यह अनुच्छेद सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। साथ ही अस्पृश्यता का अपराध नागरिक अधिकार संरक्षण के तहत दंडनीय है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में समानता के अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद समानता, रोजगार में अवसर और अस्पृश्यता के उन्मूलन आदि प्रावधानों से संबंधित हैं। कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया। 1976 से लागू यह कानून नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। इसी का जिक्र श्री वीरेंद्र कुमार द्वारा सदन में किया गया। इनमें SC/ST वर्ग की सुरक्षा संबंधी व्यापक प्रावधान शामिल हैं, जिसे इसकी धारा 3 से 6 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जातिगत भेदभाव के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, सार्वजनिक संस्थान, छात्रावास या फिर सार्वजनिक उपयोग की किसी भी अन्य जगह में प्रवेश करने से रोकता है अथवा सामान बेचने एवं सेवाएं देने से मना करता है, तो उसे 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की कैद की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त धारा 7 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, अपमानित करता है या उसकी जमीन या संपत्ति पर कब्जा करता है, तो उसे जुर्माने के साथ 1 महीने से 6 महीने तक की सजा होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान वर्ष 1979 का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अत्याचार, भेदभाव और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत जातिगत भेदभाव, शारीरिक या मानसिक शोषण, संपत्ति हड़पने और सामाजिक बहिष्कार जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, जिसमें जुर्माने सहित कम से कम 6 महीने या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही इस अधिनियम में विशेष अदालतों की स्थापना, पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा, अवैध कब्जे से संपत्ति की सुरक्षा, अमानवीय मजदूरी पर रोक जैसे प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम SC/ST समुदाय के लोगों के लिए न्याय, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में कार्य करता है। हालांकि यदा-कदा इस अधिनियम का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे मामलों के निपटारे के लिए भारतीय न्यायालय निरंतर सक्रिय रहते हैं। विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने महिला श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के संकेत दिए हैं। भारत सरकार जल्द ही इससे संबंधित दस्तावेज जारी कर सकती है। यह नीति महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक केयर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित होगी। केयर इकोनॉमी का अर्थ उन सभी कार्यों और सेवाओं से है जो आमतौर पर रोजमर्रा की जीवन शैली में घर और लोगों की देखभाल के लिए किए जाते हैं, जैसे बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं और घरेलू काम। ये कार्य सामाजिक गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए बेहद अनिवार्य होते हैं, लेकिन आज भी इन कार्यों को न तो उचित मान्यता दी जाती है, न ही इनका कोई आर्थिक मूल्य तय किया गया है। अधिकतर ये काम महिलाएं बिना किसी वेतन के करती हैं। यदि कोई महिला अपने परिवार के बाहर अन्यत्र यह कार्य करती भी है तो उसे बेहद कम वेतन दिया जाता है। बढ़ती जनसंख्या और वृद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि ने इन कार्यों के महत्व को बढ़ा दिया है, फिर भी इसके वित्तीय भुगतान में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिलता। महिला श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कौशल विकास, श्रम, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों की एक अंतर मंत्रालयीय टीम के जरिए काम करती रही है। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी और उनके महत्व को बढ़ाने के अवरोधों को दूर करने और जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में विवाहित महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद महिलाओं की रोजगार दर में 12% की कमी आई है, जो उनकी शादी से पहले की रोजगार दर का लगभग 1/3 है।
आगामी नीति महिलाओं की व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों के संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित होगी। इसमें केयर गिवर्स के लिए कोर स्किलिंग और असंगठित क्षेत्र में बाल देखभाल जैसी सुविधाओं को शामिल करने की संभावना है। इसके तहत सरकार बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने वालों के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कर सकती है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा जैसी योजनाओं में महिलाओं के लिए बाल देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करा सकती है। इस नीति के कार्यान्वयन में महिला और बाल विकास मंत्रालय की पालना योजना अहम भूमिका निभा सकती है। इस योजना के तहत चल रहे 1000 आंगनवाड़ी क्रेच 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को डे केयर सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और मानसिक विकास में सहायता करते हैं। इससे कामकाजी माता पिता को काफी राहत मिलती है। केंद्र सरकार की यह प्रस्तावित नीति महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बाधक संरचनात्मक चुनौतियों और सामाजिक मानदंडों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास के माध्यम से सरकार देश भर में महिलाओं को सशक्त बनाने और कार्यबल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिनियम ने दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। अधिनियम दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अधिनियम उन व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करता है जो दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किए गए अपराधों पर लागू होता है। यह अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है। केवल अनुसूचित जातियां ही अधिनियम के अंतर्गत आती हैं या इनमें शिकायतकर्ता को मामला दर्ज करने के लिए अदालती शुल्क का भुगतान करना होता है? पहला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष से समकालिक चुनाव लागू किए गए थे? वर्ष 1947, वर्ष 1952, वर्ष 1967 या फिर वर्ष 1971? अगला प्रश्न है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है। आप इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखकर मुझे virad.dubey@studiiq.com पर ईमेल कर सकते हैं। प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा में SC/ST अधिनियम के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का संदर्भ देते हुए न्यायपालिका की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें। इस प्रश्न के उत्तर में आप इस प्रकार की रूपरेखा का इस्तेमाल कर सकते हैं। SC/ST कौन है? परिचय देते हुए प्रभावशाली भूमिका के साथ उत्तर की शुरुआत करें। SC/ST एक्ट पर न्यायालय की टिप्पणी का उल्लेख करें। आलोचना व उनके कारणों का उल्लेख करें। न्यायालय के निर्णय के प्रभाव बताएं। उचित निष्कर्ष के साथ अपना उत्तर अंत में समाप्त करें। पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इस कंपाइलेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी विरद लाइव के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगले रविवार शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।